Okay, hello everyone. This is module 1 lecture number 8, design of concrete structures. Okay, KC 601. First of all, introduce to myself Indresh Kumar Singh, faculty of Department Civil Engineering, BVD and IIT Lucknow. Okay. So, in this lecture as topic shown कि design of T section reinforced beam by limit state method. आपका AK का जो सिलेबस है उसमें आपको दिया गया है कि आपको क्या करना है, सिंगली एनफोर्समेंट डिजाइन करनी है वर्किंग स्ट्रेस से, उसके बाद में सिंगली डबली टी सेक्शन, ठीक है, ये सब आपको लिमिट स्ट्रेस मेथड से डिजाइन करने, तो उनके न्यूमेरिकल तैयार करने। लास्ट लेक्चर में हमने जो अभी तक प्रीवियस लेक्चर्स हुए हैं उसमें आपको बता दिया था कि कैसे डिजाइन करते हैं सिंगली एनफोर्स बीम लिमिट स्ट्रेस मेथड से, वर्किंग स्ट्रेस मेथड से, ठीक है। फिर डबली एनफोर्स बीम कैसे डिजाइन करते हैं उसका पूरा प्रोसीजर मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया है। अब आपको इस लेक्चर में बता रहे हैं टी सेक्शन अगर आ जाएगा तो टी सेक्शन को हम कैसे डिजाइन करेंगे। उससे पहले एक डबली रेनफोर्स बीम का एक न्यूमेरिकल आपको बता देते हैं, न्यूमेरिकल देख लीजिए क्या होता है। तो डबली रेनफोर्स बीम साइज जो दी गई है आपको 230 500 mm, इफेक्टिव इज सब्जेक्टेड टू फैक्टर्ड मूवमेंट, देखिए यहाँ पे दिया गया है, यूज M20 और FE415, ये चीज़ें आपको गिवन है। तो सबसे पहले आपको डबली रेनफोर्स बीम दी गई है, आप बना लीजिए यहाँ पे डबली रेनफोर्स बीम, ठीक है। इसकी साइज़ दे दी गई है 230 और डेप्थ दे दी गई है 500, ओके। और यहाँ पे रेनफोर्समेंट आपको डबली रेनफोर्स बीम है, साइज़ इतनी दी गई है, अच्छा नहीं प्रोवाइड की है तो वो हमको पता करनी है कितनी फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या गिवन है। यहाँ पे विड्थ दी गई है 230, डेप्थ दी गई है D 500 इन्होंने मान ली है, ठीक है। MU जो लिमिटिंग मोमेंट आपको दिया गया टोटल वो दिया गया 200 किलो न्यूटन पर मीटर, तो इसको हम कर लेंगे 200 × 10⁶ mm। FC के दिया गया है आपको कंक्रीट कितनी दी गई ग्रेड M20, तो हमने 20 न्यूटन पर mm ले लिया। FE415 स्टील की ग्रेड है तो वहाँ से हमको स्ट्रेस इन स्टील जो मिल जाएगी वो 415 मिल जाएगी, ठीक है। स्टेप 1 में क्या करेंगे हम, सबसे पहले D' निकालेंगे, ओके। ध्यान रखिएगा ये निकालना है आपको, क्यों, क्योंकि डबली में हमारा क्या होता है, ये देखिए यहाँ भी रेनफोर्समेंट होंगी तो ऊपर से भी इफेक्टिव कर्व कवर पड़ेगा और ये कवर होता है, ठीक, क्लियर कवर। तो उन और ये तो डेप्थ है, इफेक्टिव डेप्थ, तो इनका रेशियो अगर निकालेंगे तो ये 50 हमने एज्यूम की है। इफेक्टिव कवर कितना कंप्रेशन में एज्यूम किया है 50, ठीक है। तो 50/500, 500 D की वैल्यू गिवन है आपके न्यूमेरिकल में यहाँ पर, ठीक है। और जो इस ई वाली रेनफोर्समेंट है इनका जो कवर प्रोवाइड किए हैं ये वैल्यू कितनी एज्यूम की हो 50 mm, ओके। तो ये वैल्यू आपने एज्यूम की है, तो यहाँ पर इनका रेशियो निकाले। अब टेबल में जाइए, कोड में आपको दी गई है टेबल, उसमें से हमें जो FSC मिलेगी वो इनके रेशियो से मैंने बताया था फाइंड कर सकते हो। कोड आपके पास रखा होगा FE415 सॉरी IS 456/2000, तो उसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे FSC की, स्ट्रेस इन कंप्रेसिव जोन में जो हमारी स्टील पड़ी होगी उसकी 353 न्यूटन पर mm² आ रही, इसके करस्पॉन्डिंग में पहली स्टेप में आप निकाल के रख लेंगे FSC डबल में जब जाएंगे, ठीक है। कोड लेकर जाएंगे, एग्जाम में अलाउ होता है, आराम से जाइए उससे टेबल देखिए, कैलकुलेट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टेप 2 में क्या करेंगे, लिमिटिंग मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो लिमिटिंग मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फार्मूला मैंने आपको बताया था, क्या लगते हैं, देखिए हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, MU इक्वल टू टोटल MU1 + MU2, ठीक है। अब उसमें हमने बताया था जो MU1 होता है वो होता है हमारा MU लिमिटिंग, ठीक है। तो ये क्या होता है, एज ए सिंगली हम बिल्कुल कंसीडर करते हैं, तो सिंगली जब कंसीडर करते हैं तो ये MU लिमिटिंग जो रहता है आपका, बताए थे कैसे हमने इस सेक्शन को तोड़ा था। तो MU लिमिटिंग सिंगली का डिनोट करेंगे, तो इसको हम फाइंड करने के लिए 0.36 FC के V × XU मैक्सिमम या लिमिटिंग ले रहे हैं, ओके। तो D - 0.42 XU मैक्सिमम, 0.42 कहाँ से आता है कि जो कंप्रेशन जोन में कंक्रीट होगी उसके सेंट्रॉइड पे कंप्रेसिव फोर्स लग रहा होगा, तो उसकी जो वैल्यू टॉप फाइबर से जो टॉप से होगी बीम के, वो इतनी डिस्टेंस पे होती है सेंट्रॉइड। क्यों, क्योंकि रेक्टेंगल और पैराबोलिक हमारा बनता था, तो दोनों का इसीलिए कंबाइन जो सेंट्रॉइड निकाले थे वो इतनी डिस्टेंस पे आया था। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे ये कोड IS 456 से कि FE4 स्टील के लिए दिया गया है XU max/D की वैल्यू 0.48, तो हमें पता है FE415
कोड से अगर हम देखें तो 415 के लिए आपको XU मैक्स अपॉन डी की वैल्यू क्या दी थी 0.48। अगर FE 250 दिया गया है तब कितना दिया गया था 0.53, और अगर FE 500 दिया गया तब कितनी वैल्यू होती है कोड में 0.46। ठीक है, तो वहाँ से आप ये निकाल लोगे XU। जैसे XU मैक्स निकाले इसमें सारी वैल्यू हमने पुट कर दी। अब हमें MU लिमिट तो इतना मिल गया है, MU2 कैसे निकालोगे, जितना MU गिवन होगा और MU लिमिट माइनस कर दोगे। ये बताए थे हम आपको पूरी डिजाइन स्टेप में। तो MU हमारा गिवन था, देखो क्वेश्चन में है कहाँ, ये गिवन है, इसमें से जो MU लिमिट आप कैलकुलेट किए हो ये माइनस कर दो। अब दिख रहा होगा ये तो बड़ी पावर, ये कम है, तो यहाँ पे 10 की पावर 6 है इसीलिए माइनस करोगे तो MU2 ये आ गया। अब आप समझिए इसका मतलब क्या हुआ MU2 का। आपको ध्यान होगा कि MU2 कितनी हम यहाँ पर जो रेनफोर्स हमने ओवर रेनफोर्स प्रोवाइड डबली में प्रोवाइड की है सिंगली को छोड़ के, वो मूवमेंट रेजिस्टेंस जो कर रही होगी, जो हमारी स्टील प्रोवाइड की है वो इतना कर रही है। तो अब हमें AST निकालनी है, टोटल AST। ठीक है, तो टोटल AST निकालने के लिए हमें क्या करना है AST1 AST2। AST1 क्या थी हमारे, जो हमने ये देखो इस तरीके से किया था कि यहाँ पर कंप्रेशन जोन में इसको हम मान लें AST1 प्लस, देखिए यहाँ पर डैश डैश का मतलब है कंक्रीट नहीं है, तो हमने जो कंप्रेशन में और ऐसे टेंशन में जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किए हैं ये AST2 हो गए। ठीक है, तब हमारी डबली रेनफोर्स ऐसे बनती है यहाँ पर। ठीक है, ये बनी है। तो अब ये AST1 और AST2 हमें निकालने, दोनों को सम करके टोटल AST आता है। और ये पूरा मूवमेंट रेजिस्टेंस कौन कर रहा था, ये वाला MU2। ठीक है, तो अब हमको निकालनी AST1 और AST2। तो AST1 जब निकालोगे तो हमारा MU लिमिट से आ जाएगा, वो फार्मूला यूज करो, यहाँ से हम निकाल लेंगे, ये वैल्यू आ गई। AST2 कैसे आएगा, MU2 से आएगा, MU2 भी हमने कैलकुलेट किया ये वाला। ठीक है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा AST2, टोटल एरिया ऑफ टेंसाइल इतनी हो गई आपकी, ये आ गई निकल। ठीक है, अब एरिया ऑफ 120 mm डायमीटर बार, ये आप अपने आप डिजाइन कर रहे हो तो अपने आप बता सकते हो कि 20 mm बार की हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, तो कितनी एक की होगी इतनी, और टोटल को डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट 4.3 आया, 5 प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो 5 रेनफोर्समेंट 20 mm डायमीटर की हमने प्रोवाइड की है टेंशन जोन में। ये डिजाइनिंग होती है डबली में, कैसे करते हैं। ओके, एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील रॉड आपको कंप्रेशन में निकालनी, तो ASC निकाल लेंगे MU2 से ही, उतना इक्वल रहेगा दोनों में। ठीक है भाई, कंप्रेशन में जितनी होगी जितनी टेंशन में होगी दोनों इक्वल ही फोर्स हमारा कर रही होंगी, मूवमेंट रजिस्ट कर रही होंगी। ठीक है, तो यहाँ से ASC आ जाएगी, कितनी कंप्रेशन में बार प्रोवाइड कराओगे ये आ जाएगी, सिंपल सा है। तो टी बीम पर आते हैं, आपके सिलेबस में है, इसका क्वेश्चन आता ही आता है, ध्यान रखिएगा, या तो डबली का या टी बीम का आएगा। तो टी बीम को पहले समझ लो क्या होती है टी बीम, फिर उसके हम आते हैं कॉन्सेप्ट पे। ये सिंपल सी इस तरीके से बीम दी गई है, एक मिनट, देखिए यहाँ पे जैसे स्लैब दी गई है आपको। ठीक है, मैं यहीं पे बना देता हूँ। ये जैसे आपको दी जाती है, कोई भी एक स्लैब दी गई है इस तरीके से। अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि अगर कोई बीम इसमें ऐसे प्रोवाइड की गई होगी तो ये जो बीम ऐसे बन रही होगी ये आपकी टी बीम हो रही है। यहाँ पे जो बीम बनेगी वो आपकी कौन सी होगी, ये आपकी एल बीम्स हो जाएंगी। ठीक है, तो सेंटर पे जो रहती है टी बीम, अगर टी बीम को देखें तो ये जो होती है इसको एक बोलते हैं वेव, सॉरी फ्लैंज, क्या बोलते हैं फ्लैंज, और इसको बोलते हैं वेव। ठीक है, तो टी बीम के दो पार्ट होते हैं, एक होता है वेव और एक होता है फ्लैंज, तो इसीलिए इसको बोलते हैं फ्लैंज बीम्स भी लिखा भी है। ठीक है, टी और एल वेव में क्या आती है, फ्लैंज बीम भी कहलाती है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये वेव होती है, वेव ये हो गई और ये वाली फ्लैंज हो गई, इनको हमने इक्वल किया। ये देखिए ये हमने वेव निकाल ली, वेव की डेप्थ डी हो गई और इसकी विड्थ वी डब्ल्यू से नोट किया, वेव है इसकी। फ्लैंज ये हो गए, फ्लैंज की टोटल विड्थ कितनी होगी, वी एफ होगी और इसकी डेप्थ डी एफ हो जाएगी। ओके, ये हो गई, आप देख लो ध्यान से। टी बीम को हमने जब अलग किया, यहाँ पर एक स्लैब दी गई है, देखिए, तो इस स्लैब में ये बीम पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो ये बीम आपको देखी गई है, तो आपको देखो ये सेक्शन दिया गया है उसका, तो इस तरीके से जो स्लैब के साथ में भी कास्टिंग कर देते हैं, या कभी कभी जब टी बीम बनाते हैं तो थोड़ी बीम के ऊपर मैं छोड़ देता हूँ जगह, फिर स्लैब डालते हैं तो वो उसके साथ बन जाती है। तो दो तरीके से हम कास्ट कर सकते हैं, मोनोलिटी भी और वैसे भी। तो ये इस तरीके से बनती है हमारी। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये क्रॉस सेक्शन दिया गया है, ऐसे पूरी स्लैब बनी है। ठीक है, अब इस स्लैब में यहाँ पर जो सपोर्ट होगी ये वाली बीम बन रही होगी, एल टाइप की बन रही है। बीच में जो आपको इसको सपोर्ट में पूरी बीम पड़ी होगी
ये हमारा प्लेन स्लैब क्या दिया गया, यहाँ से क्रॉस सेक्शन हम देख रहे हैं, ठीक है, साइड से, तो ये टी वाली बीम यहाँ पे बन रही होगी और यहाँ पे फिर एल बीम बन रही होगी, ठीक है। अब देखना है कि अगर टोटल हमारी स्लैब की लेंथ L1 है, इसकी L2 है, सेंटर से हैं सभी, तो जो बीम होगी वो इसका हाफ और इस L2 का हाफ स्लैब का, ये होगी उसकी विड्थ। इतनी विड्थ तक हम बीम जो टी बीम प्रोवाइड कराएंगे और उसको विड्थ ऑफ फ्लैंज लिखा है VF और VW क्या है, विड्थ ऑफ वेव है। तो आई होप कि आपकी ये बात समझ में आ गई कि विड्थ ऑफ वेव क्या होती है, विड्थ ऑफ फ्लैंज क्या होती है, डेप्थ ऑफ वेव क्या होगी और डेप्थ ऑफ फ्लैंज क्या होगी, ठीक है। तो हम टी बीम के लिए देख लो ध्यान से, ये IS कोड ने आपको दिया हुआ है फार्मूला कि जो विड्थ ऑफ फ्लैंज होती है वो एक्चुअल विड्थ के साथ में कैसे आप निकालोगे, तो L0 प्लस अपॉन 6 प्लस VW प्लस 6 DF रहती है। फॉर L बीम के लिए क्या रहती है, L0 अपॉन 12 प्लस VW प्लस 3 DF लेस देन B, एक्चुअल विड्थ से कमी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक्चुअल विड्थ जो दी गई होगी ये वाली, ठीक है, इससे ज़्यादा कभी नहीं हो सकती है, ठीक है, इससे कमी रखनी है ये विड्थ ऑफ फ्लैंज, ठीक है। ऐसा नहीं कि इससे ज़्यादा प्रोवाइड करा दो जाके आपसे, बात समझ गए हो। तो फॉर आइसोलेटेड बीम द इफेक्टिव फ्लैंज विड्थ, अब कोई अगर आइसोलेटेड बीम होती, अलग ही पड़ी होती, तब टी बीम के लिए हमारा जो विड्थ ऑफ फ्लैंज हो जाता वो हो जाता है L0 अपॉन L0 प्लस बी, वो डिवाइड बाई बी प्लस 4 और VW। और अगर L बीम होती तो ये वाला फार्मूला होता। तो हम विड्थ ऑफ फ्लैंज की बात कर रहे हैं, ये आप समझिए केवल कि विड्थ ऑफ फ्लैंज के फार्मूले दिए हैं कि अगर स्लैब के साथ में दिया है तो ये फार्मूला होगा। कभी भी इतनी विड्थ से ज़्यादा विड्थ ऑफ फ्लैंज जो होगी टी बीम की नहीं प्रोवाइड करा सकते। क्यों? क्योंकि ये हाफ स्लैब इसकी हो गई, हाफ इसकी, अब इससे ज़्यादा थोड़ी आप पूरा बीम ही पहले डिजाइन कर दोगे, ठीक है। अब इसमें आपकी सारी चीज़ें हैं कि क्या कौन से टर्म है वो बता रहे हैं। तो देखो, डिपेंडिंग अपॉन डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, जब हमने ये टी बीम बनाई है, देखो ध्यान से, ठीक है, ये टी बीम बनी है आपकी। अब इसमें भी न्यूट्रल एक्सिस होगी कि नहीं? तो हो सकता है न्यूट्रल एक्सिस फ्लैंज में हो, समझ जाइए बात को, फ्लैंज में हो सकता है न्यूट्रल एक्सिस वेब में हो, ठीक है। तो इस तरीके से कहाँ पे होगी, उसके बेसिस पे, न्यूट्रल एक्सिस के बेसिस पे रिलेशन टू द डेप्थ ऑफ फ्लैंज DF फॉलोइंग केस अराइज। तो डेप्थ ऑफ फ्लैंज, ये डेप्थ ऑफ फ्लैंज हो गई DF, और ये वाली जो हो गई डेप्थ, ये क्या हो गई हमारी XU। क्या है XU? जो हमारी न्यूट्रल एक्सिस है उसकी डेप्थ फ्रॉम टॉप से। तो हो सकता है ये वाली XU हो। अब इनके बेसिस पर हमारा केस अलग अलग हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं कि अगर XU लेस देन DF है, मतलब कि फ्लैंज में ही है, केस 1 बनेगा, न्यूट्रल एक्सिस लाई इनसाइड द फ्लैंज। केस 2 क्या कहता है, जब हमारी XU ग्रेटर देन DF होगी, न्यूट्रल एक्सिस लाई आउटसाइड द फ्लैंज, ठीक है, ये ऐसे होगा, ओके। तो अगर हमारी न्यूट्रल एक्सिस आउटसाइड द फ्लैंज है, यहाँ कहीं है, तो उसके दो केस हैं, केस 2A, केस 2B। क्या है हमारा केस? इसमें क्या होगा कि जब हमारी 3/7 XU से ग्रेटर होगी तो रेक्टेंगुलर पार्ट ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक ग्रेटर देन DF होगा, ठीक है। और अगर हमारा 3/3XU/7 लेस देन DF से है, ठीक है, इतना पार्ट निकालना है हमको, तो रेक्टेंगुलर पार्ट ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक लेस देन DF। मतलब इसका जब हम स्ट्रेस डायग्राम बनाएंगे जाके, तो ये कह रहे हैं कि अगर 3/7 XU निकालो और वो ग्रेटर देन DF से है, ठीक है, तो हमारा जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक होगा वो हमारा कहीं न ज़्यादा यहाँ तक बन सकता है ऐसे, ठीक है। उसके बाद पैराबोलिक बनाओ, जैसा भी बनाओ। और अगर ये 3/7 XU से कम है, DF ग्रेटर हो गया ये, तो फिर ब्लॉक कहाँ बनेगा, वो कहीं इतने में ही रेक्टेंगुलर बनेगा स्ट्रेस डायग्राम का। ये बताना चाह रहे हैं, ये केसेस अराइज होंगे। देखिए ध्यान से यहाँ पर कि केस 1 है न्यूट्रल एक्सिस लाई इनसाइड द फ्लैंज, मतलब XU लेस देन DU। तो यहाँ पर अगर हमारी ये टी बीम है, न्यूट्रल एक्सिस देखिए ध्यान से, ये बनी है, ये किस में, फ्लैंज में आ रही है, ये विड्थ ऑफ फ्लैंज हो गई, DF क्या हो गई, डेप्थ ऑफ फ्लैंज हो गई। यहाँ पर ये हमने सिंगली रेनफोर्स्ड है, तो यहाँ पर स्टील प्रोवाइड की, जिसकी एरिया AST हो गई, ठीक है। अब इसका हम अगर स्ट्रेस डायग्राम बनाएंगे तो ध्यान से देख लीजिए, ये स्ट्रेस डायग्राम हुआ एक्सट्रीम फाइबर पर, यहाँ हुआ, फिर 0.002 जहाँ पे स्ट्रेन होगी वहाँ पर हमारा स्ट्रेट लाइन आ रहा है, और उसके बाद में फिर ये पैराबोलिक है,
ठीक है। इसमें जो टोटल कंप्रेसिव फोर्स कंक्रीट के द्वारा लगेगा वो वही बीम की तरह सिंपल सा कितना होगा 0.36 FCK VF लगेगा आपका, ठीक है। और यहाँ पे टेंसाइल फोर्स कितना होगा 0.87 FYAST, दोनों के बीच की लीवर आर्म डिस्टेंस D - 0.42 XU, सेम टू सेम बिल्कुल जैसे सिंगली रेनफोर्स बीम रेक्टेंगुलर टाइप की डिजाइन कर रहे थे। अब जब हमारी न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पाई जा रही है फ्लैंज में, तो न्यूट्रल एक्सिस फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे CU = TU रख दो, यहाँ पर आपको इस इक्वेशन से आप फाइंड कर सकते हो। अब ध्यान रखिएगा कि अगर XU हम निकाल लें उस फार्मूले से जो हमारे कोड में दिया है, तो हमें अगर AST निकालनी होगी जब डब्ली में करते तो यूज कर सकते हैं इसको। मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, जो लीवर आर्म दिया गया है तो बस उसको मल्टीप्लाई किए, उसमें लीवर आर्म से मल्टीप्लाई किए। अगर टेंसाइल फोर्स का करोगे तो सेम। मतलब ये हुआ कि अगर हमारी न्यूट्रल एक्सिस आपकी फ्लैंज में आ गई तो बिल्कुल टी बीम का डिजाइन जो है वो हमारी रेक्टेंगुलर जो सिंगली रेनफोर्स बीम जो डिजाइन कर रहे थे सेम टू सेम उसी तरीके से रहेगा, ठीक है। अब केस दूसरा क्या था, न्यूट्रल एक्सिस अगर आपकी लाई नहीं कर रही है किसमें फ्लैंज में, तो किसमें लाई करेगी, वेव में लाई करेगी। देखो यहाँ पर न्यूट्रल एक्सिस आ रही है, तो अब इसमें जो वेव में लाई करेगी तो ये रेक्टेंगुलर बॉक्स कितना बनेगा, फिर ये पैराबोलिक बनेगा। तो देखिए केस वन है कि 3x/7 ग्रेटर देन DF से है, तब देखिए रेक्टेंगुलर ब्लॉक इससे ज़्यादा बनाओगे और फिर न्यूट्रल एक्सिस तक पैराबोलिक लाओगे, ये बता रहे थे हम। अगर हमारा जो केस वो अगला होगा कि उसमें 3x/7 लेस देन DF से है, तब ये जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक है वो कहीं ना कहीं इसी के अंदर इतना ही बना दोगे और फिर पैराबोलिक बनाओगे, ठीक है। ये चीज़ करनी है। तो बस डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फाइंड करो, C = TU 0.36 VX 0.446 FCK, मैक्सिमम जाएगी VF - VW DF = टेंसाइल फोर्स। ये क्यों हुआ, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक हमारा थोड़ा बाहर आ रहा, तो ये बाहर आ रहा तो ये इतनी और एरिया हमारी यहाँ पर होगी, तो इसलिए ऐड हुआ है। ओके, यहाँ से XU निकाल लेंगे आप लोग, समझ गए बात को। इसको मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, मूवमेंट ऑफ वेव और मूवमेंट ऑफ फ्लैंज, अब दोनों का अलग अलग आप निकालोगे। ये वेव का हो जाएगा और ये फ्लैंज का हो जाएगा। कंप्रेशन में देखिए इतनी है और ये इतना है, ठीक है। तो इसका स्ट्रेस डायग्राम ये बन गया और इस वाले का जो बनेगा फ्लैंज का वो ये वाला बन जाएगा, देख लो ध्यान से, ठीक है। टेंशन ये वाला वेव में हो गया, ये फ्लैंज में हो गया, हमारा टेंसाइल फोर्स हो जाएगा। यहाँ पे AST प्रोवाइड की, यहाँ डैश डैश किए ताकि यहाँ पर हमारी कंक्रीट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हम ये मूवमेंट निकाल लेंगे। फार्मूला आप देख लीजिए ध्यान से, 0.36 FCK VX D - 042 XU किसका हो गया, इस वाले का, जब हमारी ये बिल्कुल रेक्टेंगुलर टाइप की थी और जब हमारी सिंगली हुई बिल्कुल। फ्लैंज में जब आ जाओ 0.446 FCK VF, टोटल फ्लैंज में से वेव की माइनस कर दोगे, DF हमारी इसकी डेप्थ हो गई और फिर इसका इफेक्टिव कितना रहेगा, तो टोटल D न्यूट्रल एक्सिस से कितनी डिस्टेंस होगी, D वो और इसका सेंट्रॉइड, इसका सेंट्रॉइड DF/2 ये माइनस किया, ठीक है। तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो टोटल मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन कंप्रेशन में मिल गया है, ठीक है। और जब इसका केस दूसरा हमने बताया था तो ये देखिए ब्लॉक इसके अंदर ही रेक्टेंगल बना है ब्लॉक, ठीक है, तब हमारी एरिया अलग से निकलेगी, तो यहाँ पर ये बनेगी, ठीक है, ये बन जाएगी। फिर वही दोनों पार्ट हम अलग अलग तोड़ लेंगे और दोनों की ये स्ट्रेस डायग्राम हो गया, मूवमेंट एक वेव का और एक फ्लैंज का निकालोगे। तो 0.36 ये तो रेक्टेंगुलर बिल्कुल सेम टू सेम हो जाएगी। फ्लैंज में जब आ जाओगे तो बस हमको ध्यान रखना 0.446 FCK। अब ये बस एरिया ध्यान रखिएगा, इसकी एरिया और इसकी एरिया दोनों है, तो दोनों जोड़कर लिख सकते हो। तो ये टोटल एक हो जाएगी YF। अब ये मल्टीप्लाई देखिए, यहाँ पर DF की जगह YF केवल हो जाएगा, ठीक है। तो जो पीछे वाले में आपने यहाँ पर DF से मल्टीप्लाई किया था, जब केस अगर हमारा ये आ गया 3x/7 देखिएगा DF से कम है, तब फिर हमारा वहाँ पे DF की जगह क्या आएगा, YF। क्यों, क्योंकि अब जो हमारा ब्लॉक बन रहा होगा रेक्टेंगुलर वो आपका किस में पा रहा है, इस वाले में, ठीक है, इंटू DYF/2। बस इतना ध्यान रखिएगा। ये केस आपका TBM का है, इंपॉर्टेंट है, तो ये बिल्कुल ध्यान से देख लो, एक बार समझ लो। और सब सेम वैल्यू लिखी हुई है, कहीं पे कोई चीज़ अलग नहीं है TBM के लिए, ओके। तो ये TBM की डिजाइनिंग है आपकी, और वो वाली जो थी वो आपको यहाँ पर सिंगली डबली की हो गई है, ठीक है। तो आपके AKTU सिलेबस में जो है वो इतने चीज़ें हैं। अब इसका न्यूमेरिकल आप कर लेंगे, इसमें आपका जो केस है वो आपको ये ध्यान रखनी है, ठीक है, कैसे निकालना है। बस सिंपल सा याद रखिएगा कि जहाँ पे DF रख रहे थे वहाँ पे YF रख देनी है, बस डिजाइनिंग में TBM की डिजाइन हो जाएगी।
तो इन फर्स्ट यूनिट, आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो रही है, तो फर्स्ट यूनिट में आपको जो दिया गया था इंट्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट वो आप जान गए हैं। उसके बाद में आपको पढ़ना था कि जो डिज़ाइन फिलॉसफीज़ हैं वो क्या क्या हैं, आपको वर्किंग स्ट्रेस मेथड, लिमिट स्टेट मेथड, अल्टीमेट लोड मेथड, वो तीनों आपने पढ़ी हैं, उनकी थ्योरी तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में वर्किंग स्ट्रेस मेथड से सिंगली रेनफोर्स बीम जो था आपको वो डिज़ाइन करना था। ओके, तो वो मैंने डिज़ाइन करके बताया प्रीवियस लेक्चर्स में, आपको क्वेश्चंस बताएं, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको सिंगली रेनफोर्स, डबली रेनफोर्स और टी सेक्शन बीम, एल सेक्शन बीम को लिमिट स्टेट मेथड से डिज़ाइन करने हैं। तो उतने न्यूमेरिकल नहीं हुए, वो आप बुक से कीजिएगा और प्रोसीजर पूरा यही फॉलो कीजिएगा। ठीक है, तो फिर हमने आपको सिंगली रेनफोर्स बीम का डिज़ाइन पूरी सिखाई है, उसके न्यूमेरिकल कराए हैं। डबली के हमने पूरे न्यूमेरिकल कराए हैं, उसकी डिजाइनिंग आपको समझाई है, वो देख लीजिए। उसके सारे कैसे पार्ट तोड़े गए हैं, स्टेप बाय स्टेप पूरा लिखा हुआ है, आप समझ सकते हो। आफ्टर दैट हम लोग आए हैं टी बीम पर। टी बीम जब आई, हमने टी बीम देखी कहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं, कैसे इसकी कास्टिंग करते हैं, ठीक है, और कितनी उसकी जो विड्थ ऑफ फ्लैंज होती है या विड्थ ऑफ वेव होती है वो कौन सी लेते हैं, कितनी विड्थ ऑफ फ्लैंज आप कंसीडर करते हो। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि जैसे जो स्लैब होती है, स्लैब की डिस्टेंस L1 L2 दी गई है, दो स्लैब अगर बीच में बीम पड़ी है उसकी इधर उधर, तो इधर की हाफ और इधर की हाफ दोनों मिला के जितनी डिस्टेंस हुई वो होती है B। अब कभी भी जो विड्थ ऑफ फ्लैंज होगी आपकी टी बीम की, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्राइटेरिया ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, कोड में दिया भी है, IS 456/2000 में दिया है, तो एग्जाम में ये बात ध्यान रखिएगा डिजाइन करते समय, ऐसा नहीं कि इससे ज़्यादा आप ले गए विड्थ ऑफ फ्लैंज। ठीक है, तो टी बीम अगर इसके साथ मोनोलिटिकली बना रहे हैं तो विड्थ ऑफ फ्लैंज का फार्मूला होता है L0/6 + VW + 6DF। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं हमारी, तो आपको ये इस तरीके से निकाल लेना है। एल बीम का निकाल लेना। अगर आइसोलेटेड आपको बीम दे दी गई, टी बीम खाली डिजाइन की गई है, तो उसके लिए फार्मूला आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी ये लेंथ हो जाती है और ये विड्थ ऑफ वेव हो जाती है और ये टोटल विड्थ हो जाती है। तो आप इस तरीके से इनके कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर दो केस जो बन रहे थे उनसे रिलेटेड हमने बता दिए, कैसे कंप्रेसिव फोर्स, टेंसाइल फोर्स है, ये सारी चीज़ें आप एक बार लिख लो, सब समझ में आ जाएगा। ओके क्लास, थैंक यू सो मच।